हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम क्लास 10th का चैप्टर 3 लीनियर इक्वेशन में एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन 1 का पार्ट 1 सोल्व करेंगे। हमारा क्वेश्चन है, नीचे दिए गए रेखीय समीकरण युग्म में से कौन सा रेखीय समीकरण युग्म इनफाइनाइट सॉल्यूशन रखता है, अर्थात उसके अनंत हल है, और किस रेखीय समीकरण युग्म का कोई भी हल नहीं है, और किस रेखीय समीकरण युग्म का अपरिमित रूप से अनेक हल है। यदि इन स्थितियों में से कोई सा युग्म एक यूनिक सॉल्यूशन रखता है तो उस पेयर को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सोल्व कीजिए। ये लिखा है कि इन इक्वेशंस में जो इक्वेशन का यूनिक सॉल्यूशन है उसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सोल्व कीजिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनको देखेंगे कि किसका यूनिक सॉल्यूशन है, किसका इनफाइनाइट सॉल्यूशन है और किसका सॉल्यूशन है ही नहीं। तो सबसे पहले इक्वेशन 1 को लेते हैं हम पार्ट 1 में। x माइनस 3y माइनस 3 इक्वल टू 0। दूसरी इक्वेशन, ये इक्वेशन 1 मान लेते हैं। दूसरी इक्वेशन 3x माइनस 9y माइनस 2 इक्वल टू 0, इसको हम इक्वेशन 2 मान लेते हैं। तो कंपेयर करने के लिए हमें क्या करना, इसके सॉल्यूशन का पता करने के लिए यूनिक है या अनंत हल है या कोई भी हल नहीं है, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कोफिशिएंट लेना पड़ेगा इक्वेशन 1 और 2 का। तो एक कोफिशिएंट लेने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, यहां पर लिखना पड़ता है कंपेयर टू जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो हमारी जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। ठीक इसी प्रकार ये इक्वेशन 1 की जनरल इक्वेशन है, और दूसरी इक्वेशन 2 की है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन 2 की व्यापक समीकरण है। कंपेयर करेंगे तो a1 का कोफिशिएंट क्या आ जाएगा हमारे पास 1, b1 का इसी प्रकार आ जाएगा -3, c1 का यहाँ पर आ जाएगा -3। हम a1 a2 b1 b2 c1 c2 पढ़ते पढ़ते एक्सरसाइज 3.5 पे आ गया, इसलिए मैं यहाँ पर ज़्यादा चर्चा नहीं करूँगा कि कैसे कैसे आया है। a2 इक्वल टू 3, b2 इक्वल टू -9 और c2 इक्वल टू -2। बराबर, यहाँ तक आ गए। तो हम यहाँ पर लिखेंगे हमारे रेशियो क्या होंगे, दी रेशियोज ऑफ a1 अपॉन a2 इक्वल टू 1/3, b1 अपॉन b2 इक्वल टू -3 अपॉन -9। इसको कैंसिल करेंगे, 3 1 जा 3, 3 जा 9, और माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 1/3 आएगा यहाँ पर। इसी प्रकार c1 अपॉन c2 का क्या आएगा, -3 -2। बराबर, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, दिया जाएगा 3/2। देन कंपेयर करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, a1 अपॉन a2। देखिए a1 अपॉन a2 में 1/3 है और b1 अपॉन b2 में भी 1/3 है, पर c1 अपॉन c2 में 2/3 है। तो यहाँ पर लिखेंगे a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। ये हमारी इक्वेशन को कंपेयर करने पर ये आया। तो हमें पता है जब a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 होता है, तो ऐसा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का कोई भी हल नहीं होता। अर्थात ऐसा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस में दो समांतर लाइनें आती हैं। बराबर, तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, इसका कोई भी हल नहीं है। तो हमारे पास क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि जिसका कोई भी हल नहीं है और जिसके बहुत सारे हल हैं, ये देखना है पहले तो इसका क्या है, और इसके बाद यदि इसका यूनिक सॉल्यूशन है, अर्थात यूनिक सॉल्यूशन के लिए क्या आएगा, a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। वो कंडीशन होगी जब भी हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सोल्व करना है, वरना यहां पर आ गया तो हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर दिस पेयर of linear equation has no solution
यह रेखीय समीकरण युग्म कोई भी सॉल्यूशन नहीं रखता है। यहाँ पर ये हमारा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा साथियों। अब हम इसके पार्ट 2 को सोल्व करते हैं क्वेश्चन 1 के। तो हमारी इक्वेशंस क्या है, 3x + y = 5 इक्वेशन 1। दूसरी है 3x + 2y = 8। तो सबसे पहले तो हमें यही देखना है कि इसके अनंत हल है या कोई भी हल नहीं है या एक यूनिक सॉल्यूशन है। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसको कंपेयर करना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे कंपेयर टू जनरल फॉर्म ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। हमारे लीनियर इक्वेशंस का पेयर क्या है, a1x + b1y + c1 = 0। ये इक्वेशन 1 का व्यापक समीकरण है। a2x + b2y + c2 = 0। ये हमारी इक्वेशन 2 के लिए व्यापक समीकरण है। तो अब हम कंपेयर करते हैं, कोफिशिएंट लेते हैं a1 a2 b1 b2 c1 c2 के। तो a1 = क्या है 2, b1 हमारे पास क्या है y लिखा है तो 1 हो गया, और c1 हमारे पास क्या होगा, राइट साइड में आ जाएगा तो -5 हो जाएगा। इसी प्रकार इसको लेते हैं इक्वेशन 2 को, a2 3, b2 2 और c2 को लेफ्ट साइड में ले लेंगे रेखीय समीकरण के रूप में लिखने पर, तो -8। अब यहाँ पे लिखेंगे हम, देन रेशियो क्या होगा हमारा, a1/a2 = 2/3, b1/b2 = 1/2 और c1/c2 = -5/-8। यहाँ तक आपको समझ आ गया। तो अब इनको देखते हैं, a1 a2 b1 b2 c1 c2 को कंपेयर करते हैं। तो a1 a2 का क्या है 2/3, b1 b2 का 1/2 और c1 c2 का माइनस से माइनस के 5/8। तो यहाँ पर ना तो a1 a2 b1 b2 के बराबर है, ना b1 b2 c1 c2 के बराबर है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे हैंस a1 a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। ये कंडीशन आ गई। वैसे तो c1/c2 भी नहीं है, पर ये कंडीशन आते ही हम रुक जाएंगे, क्योंकि हमें क्या कहा गया है कि यदि यूनिक सॉल्यूशन है तो उसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सोल्व कीजिए। तो यहाँ पर देखिए क्या है यूनिक सॉल्यूशन में, किसी भी रेखीय समीकरण युग्म का यूनिक सॉल्यूशन कब होता है, जब a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 होता है। ये हमने इंट्रोडक्शन में भी पढ़ा है और पढ़ते पढ़ते एक्सरसाइज 3.5 तक हम आ गए हैं। तो साथियों अब यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ लिखेंगे दिस पेयर हैज ए यूनिक सॉल्यूशन, देन बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, मल्टीप्लिकेशन मेथड हो गया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से इसको सोल्व करेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सोल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था कि यहां पर हम लिखेंगे जब x, y और 1 इनकी वैल्यू ज्ञात करने के लिए ये हमारे पास होता है, यहाँ पर इक्वल टू का निशान होता है फॉर्मूले में। तो यहाँ पर क्या होता है, यदि x का कोफिशिएंट आपको पता है क्या है a1, व्यापक समीकरण में x का कोफिशिएंट क्या है a1, तो हम इसमें क्या करेंगे a1 को छोड़ देंगे और b1 और c1 को लेंगे। इसी प्रकार y का कोफिशिएंट क्या है b, तो इसमें b को छोड़ देंगे, c को और a को लेंगे। इसको आप इस तरह समझिए कि इसमें b और c लेना है और इसमें क्या लेना है c और a, यहां पर बराबर, यहां पर c और a लेना है हमें, और यहां पर क्या लेना है a और b। इस प्रकार इसमें a और b लेना है। तो यहां पर अब हम इसको इस प्रकार समझ सकते हैं, ये हमारे पास होगा x के लिए, ये वाली संख्या हमारे लिए होगी y के लिए, और ठीक इसी प्रकार जो ये वाली संख्या है ये हमें किसके लिए होगी 1 के लिए, कांस्टेंट टर्म के लिए। ये समझ आ गया, इस फॉर्मूले को रट लीजिए। तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे, ऊपर वाली लाइन में लिखेंगे 1 की इक्वेशन 1 के लिए कांस्टेंट वो कोफिशिएंट, और नीचे लिखेंगे इक्वेशन 2 वाले कोफिशिएंट। तो यहाँ पर लिखेंगे हम b1
B1C1, B2C2, इसी प्रकार ऊपर वाली लाइन में यहाँ पर C1A1, नीचे वाली लाइन में C2A2। ठीक इसी प्रकार कांस्टेंट टर्म के लिए A1 B1, नीचे क्या है A2 B2। यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। मैं इसको इतना डीपली इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि ये पहला क्वेश्चन है, आगे वाले क्वेश्चनों में नहीं समझाऊंगा। यहाँ तक आने के बाद हम क्या करते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या करते हैं, ऊपर वाली लाइन को लेते हैं और उसको डायगोनली नीचे की तरफ चलते हैं। ऐसे ये हम नीचे की तरफ चले तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं B1C2, इसके बाद माइनस का चिन्ह लगाते हैं। माइनस साइन लगाने के बाद फिर हम नीचे वाली लाइन में आते हैं और ऊपर की तरफ चलते हैं डायगोनली। समझ गए? फिर हम लिखते हैं B2C1, इस प्रकार इसकी वैल्यू आ गई x की। फिर हम इसी प्रकार y का लेंगे, y का भी ठीक इसी प्रकार हो जाएगा। देखिए C1A2 माइनस C2A1 बराबर, इसमें फिर ऊपर की तरफ चले। इसी प्रकार कांस्टेंट टर्म के लिए इक्वल टू ऊपर वाली लाइन को लेंगे, डायगोनली चलेंगे तो ये आ गया A1 B2, माइनस का साइन लेंगे, फिर नीचे से दूसरी वाली लाइन में ऊपर की तरफ चलेंगे, फिर हमारे पास आ जाएगा A2 B1। ये हमारे पास क्या है, एक टर्म आ जाएगी x और y और कांस्टेंट टर्म के वैल्यू ज्ञात करने के लिए। ये आ गया। अब इसे हम एक क्वेश्चन के अनुसार सोल्व करते हैं। चलिए अब हम क्या करेंगे, x अपॉन में इन कोफिशिएंट्स की वैल्यू पुट कर देंगे। चलिए करते हैं। x अपॉन पहले b1 का क्या है हमारे पास वैल्यू 1, तो यहां पर 1 लिखेंगे। B2 का C1 का वैल्यू क्या है हमारे पास -5, ये -5 लिख दिया। इसी प्रकार B2 का क्या है 2, C2 का हमारे पास है -8। ठीक इसी प्रकार इक्वल टू y अपॉन C1 का वैल्यू क्या है हमारे पास -5, A1 का है वही 2, C2 का फिर हमारे पास आ गया -8 और A2 का क्या है 3 इक्वल टू कांस्टेंट टर्म अपॉन A1 की वैल्यू 2, B1 की वैल्यू हमारे पास है 1 और A2 की वैल्यू क्या है हमारे पास 3 और B2 की है 2 बराबर। अब इसको x अपॉन में इस रूप में मल्टीप्लाई करके रखेंगे तो यहां लिखेंगे दिस इंप्लाइज x अपॉन, क्या बताया था मैंने आपको कि इसमें कैसे मल्टीप्लाई करना है, ये वाली लाइन से डायगोनली नीचे चलना है। ऐसे ये चले तो हमारे पास क्या आया -8 को 1 से करेंगे तो मल्टीप्लाई तो आएगा -8, फिर माइनस का साइन लगेगा, ये हमने माइनस का साइन लगा दिया। फिर डायगोनली क्या करेंगे, लाइन नीचे वाली लाइन 2 मानी हमने तो नीचे से ऊपर की तरफ चलेंगे डायगोनली, तो हमारे पास आया -10, ये माइनस का साइन अलग है और ये आई हमारे पास वैल्यू -10, ये रख दिया इक्वल टू y अपॉन में क्या आया, फिर देखिए -15, फिर माइनस का साइन लगा देंगे, फिर आ जाएगा -16, तो यहां पर लिखेंगे हम -15 मल्टीप्लाई करने और फिर माइनस का साइन, फिर 5 3 जा वो 8 2 जा -16, ये हमारे पास y अपॉन में वैल्यू आ गई। इसी प्रकार कांस्टेंट टर्म के लिए हमारे पास आ गया 2 2 जा 4, फिर माइनस का साइन 3 1 जा 3, ये हमारे पास x अपॉन में वैल्यू आ गई, y अपॉन में और कांस्टेंट टर्म के अपॉन में वैल्यू आ गई। अब हम क्या करेंगे, इनको और सोल्व करेंगे। दिस इंप्लाइज
एक्स अपॉन -8 और माइनस को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा +10। आपको मैंने ये पिछले सवालों में एक बार बताया था कि यदि हम जैसे यहाँ पर मैं 1 की टर्म बताता हूँ, जैसे यदि हम -1 इंटू -1 करते हैं तो हमारे पास आता है +1। इसी प्रकार यदि हम -1 इंटू +1 करते हैं तो हमारे पास आता है -1। ठीक इसी प्रकार यदि हम +1 इंटू +1 करते हैं तो हमारे पास फिर +1 आता है, और यदि हम +1 इंटू -1 करते हैं तो -1 आता है। इस प्रकार हमारे साइन चेंज होते हैं। जब साइन से प्लस या माइनस से मल्टीप्लाई किया जाता है तो इस प्रकार साइन चेंज होते हैं। ये आपको लिखना नहीं है, मैंने आपको जानकारी के लिए एक बार फिर रिपीट किया है, बराबर साथियों। तो इस प्रकार हमारे यहाँ पे साइन चेंज हो रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, इक्वल टू में y अपॉन -15, फिर माइनस का साइन किससे -16 से मल्टीप्लाई हुआ तो क्या आया माइनस माइनस प्लस, ये देखिए तो यहाँ 16 इक्वल टू 1 अपॉन 4, 3 को माइनस से करेंगे तो -3। ये हमारी x अपॉन में y अपॉन में और कांस्टेंट टर्म में वैल्यू आई। फिर हम लिखेंगे थोड़ा और सोल्व करके, x -8 जाएगा 10 में से तो +2 इक्वल टू y अपॉन 16 में से -15 गया तो 1। इसी प्रकार 1 अपॉन 4 में से 3 गया तो 1। ये हमारे पास x, y और कांस्टेंट टर्म की अनुपातिक रूप में क्या आ गई, वैल्यूज आ गई। अब यहां पर तो क्वेश्चन सोल्व नहीं है क्योंकि हमें x की वैल्यू नहीं मिली है ना y की मिली है, अपॉन में मिली है। तो हम क्या करेंगे, यहां पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, पहले तो एक बार तो हम क्या करेंगे, x अपॉन 2 इक्वल टू 1 करेंगे। इंट्रोडक्शन में मैंने बताया था ये अलग अलग होते हैं, इसके कांस्टेंट टर्म इसके साथ x के साथ अलग से होती है और y के साथ अलग से होती है, पर सेम होती है, इसलिए इसको ऐसे हम लिख देते हैं इक्वल टू में। तो अब हम क्या करेंगे, एक बार x/2 को 1/1 से कंपेयर करेंगे और दूसरी बार में y/1 को 1/1 से कंपेयर करेंगे। तो देखते हैं, यहां पर अब हम लिखेंगे when x अपॉन 2 इक्वल टू 1 अपॉन 1। जब x अपॉन 2 1 ये वाली संख्या इस वाली के बराबर है, तो जब इसको हम बराबर किए तो हमारे पास क्या आया, देन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, तो x इक्वल टू 2, हमारे पास x की वैल्यू आई 2। ठीक इसी प्रकार जब when y अपॉन 1 इक्वल टू कांस्टेंट टर्म करेंगे हम, तो ये आ गया इक्वल टू 1 अपॉन 1। तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से ये ऊपर चला जाएगा, ये इधर को, तो 1y इक्वल टू 1, देन y इक्वल टू 1, y की वैल्यू फिर हमारे पास 1 आ गई। इस प्रकार क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से हमने x और y की वैल्यू प्राप्त कर ली, इसलिए हम यहां पर लिखेंगे हेंस दिस solution of this pair x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 1। यही हमारा क्वेश्चन में पूछा गया था। यदि ये पेयर एक यूनिक सॉल्यूशन रखता है तो x और y की वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से ज्ञात कीजिए। ओके साथियों, आशा करता हूं कि आपको बिल्कुल अच्छे से समझ आ गया। यदि अच्छे से समझ आ गया तो इसे एक बार लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू।